लेवी कम की कल प्राइम मिनिस्टर ने 80 रुपए पेट्रोल के ऊपर, उसका फाइनेंशियल इम्पैक्ट क्या होगा पाकिस्तान पर? और अगर ये कम की जा सकती थी तो फिर पहले ज़्यादा क्यों लगाई गई? लोग ये सवाल पूछते हैं, 24 घंटे बाद रिवर्स ही करना था, तो ये गुड कॉप और बैड कॉप क्यों खेला जा रहा है? हंस रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं अभी फारूक साहब। देखिए, मैं ये समझा हूं कि जंग हो रही और तंदूर गर्म था। तो वजीर आजम साहब ने सोचा कि चलिए 2 नान हुकूमत के लिए भी लगा लेते हैं। ये 80 रुपए का मतलब मुजम्मिल साहब बनता है कोई 133 अरब रुपया महाना, जब आप पेट्रोलियम लेवी जो है वो कम करते हैं। तो जंग हो रही थी, दुनिया भर में कीमतें तेल की बढ़ रही थी, तो तेल की कीमतें हमारी हुकूमत ने सोचा बढ़ाते हैं, लेकिन उस दौरान 2 नान तंदूर में अपने भी लगा लेते हैं। जो कमी आ रही है एफबीआर के अंदर उसको भी पूरा कर लेंगे। तो वो जो मामला था ना टीका लगाने वाला कि तंदूर गर्म है और अपना नान भी लगा लें, वो प्राइम मिनिस्टर साहब को महंगा पड़ गया। वो उन्होंने उनसे वो तंदूर के नान जो हैं वो छीन लिए गए या उन्होंने खुद से वापस कर दिए। ऐसे नहीं, ये कह लीजिए वो भी सिर्फ एक महीने के लिए। कोई ऐसा अवामी रद्द-ए-अमल तो नहीं था कि लोग सड़कों पर आ गए थे कि आपको कम करनी पड़ती? मेरा ख्याल है वॉलंटरली कम कर दी। कोई ऐसा मुल्क में अवामी एहतजाज तो नहीं होने लग गया था कि आपको कम करनी पड़ आम तो वैसे यूज्ड टू है। जी मुजम्मिल साहब, ये अवामी एहतजाज तो अब पिछली सदी की बात हो गई है। अब होता है ट्विटर पे एहतजाज, फेसबुक पे, यूट्यूब पे। अब तो ये आप जैसे लोग जो हैं उनके जोर पे और उनकी ट्वीट्स के ऊपर फिर ये मामला करना पड़ता है। अच्छा नहीं, पहले हमें ये बताया गया फारूक साहब कि ये पेट्रोल पे लेवी इसलिए बढ़ाई गई है कि डीजल पे जीरो कर दी गई है। चूंकि डीजल को एग्रीकल्चर में और दूसरी जगह यूज होना है, तो हमने उस पर लेवी जीरो कर दी है और उसका शेयर भी पेट्रोल पे लगा दिया है। अब क्या हुआ है? अब डीजल पर तो जीरो ही है, उसका शेयर जो पेट्रोल में लगाया था या लगाया ही नहीं था, वो एक लेम एक्सक्यूज था। देखिए, अब जवाब देना होगा आईएमएफ को कि 133 अरब रुपया महीने की बुनियाद के ऊपर वो कटौती हो गई और साथ ही साथ आपके एफबीआर के अंदर जो है वो भी टारगेट पूरे नहीं हो रहे। मैं ये समझता हूँ मुजम्मिल साहब के जो सारा का सारा फोकस है ना हुकूमत का टैक्स इकट्ठा करने में, वो फोकस गलत है। हम बहुत हाई टारगेट जो है वो एफबीआर के लिए साल के शुरू में सेट कर देते हैं, ये जानते हुए कि ये टारगेट जो है ये पूरा नहीं हो पाएगा। उसके बाद फिर हम आसान तरीन तरीका जो है पेट्रोल और डीजल के ऊपर पेट्रोलियम लेवी लगाने का, फिर वो रास्ता इख्तियार कर लिया जाता है। जो असल इशू है वो इखराजात का है। अब यकीन जानिए कि पाकिस्तानी, मैं समझता हूँ कि बेहद अक्लमंद कौम है। वो ये समझ जाती है कि जब आलमी मंडियों में कीमत बढ़ रही है तो उनको भी बोझ बर्दाश्त करना पड़ेगा। नाराजगी उस वक्त उठती है जब वो देखते हैं कि जी हर तीसरी चौथी गाड़ी आप देखें सड़कों के ऊपर तो उसके ऊपर एक ग्रीन लाइसेंस प्लेट लगी रहती है। आप अगर कुरेदने निकलें, आप रिसर्च इन्वेस्टिगेट करना शुरू करें तो पता चलता है कि हुकूमत पाकिस्तान का जो कार पूल है उसमें 85,000 और 500 कारें हैं, और जो हुकूमत बरतानिया का कार पूल है उसमें 86 गाड़ियां हैं। उनके वुज़रा जो हैं वो वहाँ पे ट्रेन पे और बसों पे ट्रेवल करते हैं और उनके दफातर जो हैं वो ट्रेन और बस की टिकट जो है वो उनको रीइंबर्स कर देते हैं। हमारे यहाँ सालाना कोई 114 अरब रुपए का पेट्रोल और डीजल हुकूमत की गाड़ियां पी जाती हैं। अगर रोजाना की बुनियाद पे देखिए तो 30 करोड़ रुपया बनता है रोजाना की बुनियाद पे जो हुकूमत की गाड़ियां पेट्रोल और डीजल पी जाती हैं। तो असल प्रॉब्लम जो है उसके ऊपर फोकस नहीं किया जाता। हमारी पाकिस्तानी जो हैं वो भी नाराजगी। अच्छा फिर देखिए कि एक मैंने गिन रहा था कि 137 वुज़रा इस पाकिस्तान के अंदर हमने अपॉइंट किए हुए हैं। जापान को सोचिए, वो कह रहे हैं 6-6 माह वो तनख्वाह नहीं लेंगे। 6 महीने की तनख्वाह काबीना की जो है वो जमा कराई गई सरकारी खजाने में। लेकिन साइकिल चलाने का मशवरा जिस तरह आवाम के लिए, उसका क्या हिसाब है? 2 महीने की काबीना की जो तनख्वाह बनती है वो 2.5 करोड़ रुपए की बनती है, और रोजाना का जो तेल और पेट्रोल और डीजल है वो 30 करोड़ रुपए का डेली के हिसाब से बनता है।
देखिए 137 वुज़रा हैं पाकिस्तान के अंदर। तो उनकी जो तनख्वाह सिर्फ आपका मतलब है 1.25 करोड़ है, तो वो कोई महंगे तो ना हुए फिर? सुन लीजिए, दुनिया की चौथी बड़ी मईशत है, वहां 17 वजीर हैं टोटल में। जर्मनी में 16 वजीर हैं। साउथ कोरिया जो है वो महीने की 30-32 अरब डॉलर की एक्सपोर्ट करता है। हम साल की 30-32 अरब डॉलर की एक्सपोर्ट करते हैं। हमारे यहाँ 137 वुज़रा हैं, वहां पे 19 वजीर हैं। तो असल जो प्रॉब्लम है वो ये है, जो जिससे पाकिस्तानी भी नाराज रहते हैं। और फिर वो डिस्प्लेस्ड एंगर हम देखते हैं कि जब आप कहते हैं कि ये तेल की कीमत बढ़ा, मैं समझता हूँ पाकिस्तानी समझते हैं कि जब आलमी मंडियों में तेल की कीमत बढ़ेगी तो पाकिस्तानियों को बोझ सहना पड़ेगा। ये जो बोझ हैं जो हुकूमत ने डाल रखे हैं वो समझ में नहीं आते। ऐसे ही है, अच्छा, अब बिल्कुल जरा ऐसे ही है। यूएई की बात कर लें, वो हम उनके कर्ज पैसे वापस करना वापस करने जा रहे हैं, तो $2 बिलियन वापस कर रहे हैं या $3.5 बिलियन वापस कर रहे हैं? जी 2.5 बिलियन का लोन है जो अप्रैल की शायद 17 तारीख को मैच्योर हो रहा है। $1 बिलियन का इजाफी लोन है, वो जुलाई में मैच्योर होगा। अच्छा। तो मुझे लगता है कि $2.5 बिलियन की वापसी होगी। सिर्फ यही नहीं है, अप्रैल का महीना जो है ना, वो मुजम्मिल साहब मुझे जरा सख्त लग रहा है। उसमें 8 तारीख को एक हमारा यूरो बॉन्ड मैच्योर हो रहा है, वो कोई 1.3 अरब डॉलर का है। फिर आपने बताया कि $2.5 अरब डॉलर जो है वो अप्रैल की 17 तारीख को मैच्योर हो रहा है, जो यूएई का है। और साथ ही साथ चीन का भी एक प्रेशर शुरू हो गया। उनका जो टोटल वापसी करनी है वो तो कोई 1.4 अरब डॉलर। तो ये महीना जरा मुझे मुश्किल लग रहा है, सख्त लग नहीं, रहा है। अगर मैं ये गिनूं तो 2.5 और 1 3.5 और 1.5, ये $5 बिलियन हमने वापस करनी है, तो हमारे पास तो फिर कवर नहीं रह जाएगा, फिर डिफॉल्ट की बातें शुरू हो जाएंगी, इंपोर्ट कवर खत्म हो जाएगा, ऑयल प्राइसेस हाई हैं। ये $5 बिलियन देकर तो हमारे पास क्या बच जाएगा? अच्छा, इनको अलग अलग कर लीजिए। देखिए, एक है यूरो बॉन्ड, उसको हम कहते हैं हार्ड डेट, यानी कि वो तो वापस करना ही करना है और कोई ऑल्टरनेटिव नहीं। तो वो तो पक्का गिन लीजिए 1.3 अरब। फिर 2.5 अरब आ जाता है यूएई का। वो कैटेगरी आती है फ्रेंडली डिपॉजिट की। उसके ऊपर कुछ निगोशिएशन हो सकती है, कोई बातचीत हो सकती है, कुछ वापस किया जाए, कुछ ना किया जाए, कुछ रोल ओवर में चला जाए। फिर आ जाता है चाइना की पेमेंट, वो बाइलैटरल डेट है। उसमें भी पूरा पेएबल नहीं है, पूरा पेएबल नहीं किया जाता, नेगोशिएशन होती है, रिस्ट्रक्चरिंग होती है। तो बाकी जो 2 लोन्स हैं, यूएई वाला और चाइना वाला, उसके ऊपर कुछ बातचीत हो सकती है, हो जाती है यूजुअली। कुछ ना कुछ दरमियानी रास्ता जो है वो सामने आ जाता है। अच्छा, ये कोई दोस्त कह रहा था कि पाकिस्तान ने अब $10 बिलियन के गोल्ड रिजर्व्स बना लिए हैं, जो हमने अंदर से ही स्टेट बैंक ने बाइंग करके तो गोल्ड के रिजर्व्स बनाए हैं, कोई $10 बिलियन से जायद के। तो वो कहते हैं उनको एनकैश करके ये कर्जे खत्म कर देंगे, हम अपने डॉलर रिजर्व्स नहीं यूज करेंगे। देखिए, अभी $16 अरब के स्टेट बैंक के पास रिजर्व्स पड़े हैं, और कोई $2 अरब के करीब इस साल जो है वो करंट अकाउंट का सरप्लस सामने आ रहा है। अगर अप्रैल का 8 तारीख का बॉन्ड तो वापस करना ही है। अगर $2.5 अरब भी यूएई का वापस कर दिया जाए, और कुछ इजाफी कमर्शियल लोन्स ले लिए जाएं, तो मैं समझता हूं कि दबाव बड़ा सख्त है, महीना सख्त है। डिफॉल्ट का कतन किसी किस्म का कोई चांस नहीं है। रुपया जो है वो प्रेशर में आ सकता है, पाकिस्तान की जो स्टॉक मार्केट है वो प्रेशर में आ सकती है। तो डिफॉल्ट वाला मामला इस वक्त नहीं कोई नजर आ रहा। और जो गोल्ड रिजर्व्स को एनकैश करने वाली बात है कि गोल्ड रिजर्व की, क्योंकि गोल्ड की कीमत आलमी मंडी बहुत तेजी से बढ़ गई है, इसलिए वो रिजर्व जो हैं उनकी हमें मालियत जो है वो ज्यादा नजर आने लगी है। 2 ममालिक ऐसे हैं जिन्होंने अपने सोने के रिजर्व बेचे हैं, उनमें तुर्किया है और रूस है। इन दोनों ममालिक ने गोल्ड रिजर्व बेचे हैं। मैं नहीं समझता हूं कि विद $16 बिलियन जो रिजर्व्स में हमारे पास पड़े हैं, सोने के अलावा वो हमें कोई सोना इस वक्त कोई मजबूरी है बेचने। और रुपया डिवैल्यू होने की भी बात कर रहे हैं, कुछ कह रहे हैं अब 300 रुपए तक डॉलर चला जाएगा, लोग 300 का गैस कर रहे हैं। आप अक्सर मुझे कहते हैं कि मुझसे गैस ना कराया करें, मंडी तेज हो जाती है ना, लोग डॉलर खरीदने लग जाएंगे। अगर यहाँ फारूक सलीम साहब ने कोई फिगर बोल दिया कि डॉलर इतने का हो जाएगा तो लोग सुबह बाइंग शुरू कर देंगे, लेकिन डिवैल्यू होने की बात तो बहुत हो रही है।
देखिए नेचुरल है, मैंने जैसे आपसे कहा $16 अरब के अगर दिखाए पड़े हैं, और यूरो बॉन्ड की मेच्योरिटी आ रही है, यूएई पैसे मांगने लगा है, चाइना का प्रेशर भी आ रहा है पैसों के हवाले से। तो ये दो प्रेशर जो हैं वो पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर और रुपए के ऊपर आपको नजर आएंगे। प्रोबेबिलिटी इज वेरी हाई। देखिए दोनों जो चीन और यूएई का लोन है, वो मैं समझता हूँ वो सियासी प्रेशर है वहाँ। जो यूरो बॉन्ड है वो तो ऑटोमेटिक है, वो कमर्शियल मामला है। तो यहाँ पे वो जियो पॉलिटिक्स का एक रोल नजर आ रहा है कि शायद पाकिस्तान ने जियो पॉलिटिक्स के हवाले से कुछ ऐसे इकदाम उठाए हैं जिसपे शायद चीन और यूएई एतराज कर रहे हैं, या उनका कंसेंसस उसके ऊपर नहीं उठता था। तो ये मैं समझता हूँ कि ये अच्छी चीज है। अगर पाकिस्तान जो है वो न्यूट्रलिटी को अपना एक असासा बना रहा है कि हम ईरान के साथ भी बात करेंगे, हम सऊदी के साथ भी बात करेंगे, हम अमेरिका का भी भरोसा हमारे ऊपर रहे, चीन के साथ भी हमारे अच्छे ताल्लुकात रहे, तो ये न्यूट्रलिटी की बुनियाद के ऊपर हमें $2-2.5 बिलियन अपने रिजर्व से देने पड़ रहे हैं तो कोई बड़ी कुर्बानी नहीं। को 10% कह रहे हैं डिवैल्यू होगा रुपया। ये आप बेहतर समझते हैं मुजम्मिल साहब। हैं आपका अंदाजा क्या है? मेरा यही है कि प्रेशर जो है वो रुपए के ऊपर अगले चंद महीनों तक जारी रहेगा, और शायद जो आप कह रहे हैं वो अगले चंद महीनों में वो 10% तक टोटल प्रेशर पहुंच जाए।